विद लाइफ पैराडाइज सोसाइटी की तरफ से आज आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जो कि आज का हमारा विषय है वो मूल अधिकारों से संबंधित है। इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मूल अधिकार को हम दो पार्टों में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि मूल अधिकारों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनका विकास कैसे हुआ और भारत में मूल अधिकारों की क्या स्थिति है। दूसरे पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि मूल अधिकार क्या आत्यंतिक हैं या फिर इनका निलंबन किया जा सकता है या निर्बंधनों के अधीन हैं। तो साथियों, आज हम बात करते हैं मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम पार्ट की। साथियों, जब हम पहले पार्ट की बात करेंगे तब हम आपको बताना चाहते हैं कि मूल अधिकार एक तरह से राज्य और जनता के बीच संघर्ष का परिणाम है। जब जनता को अपनी जो बेसिक चीज़ें थी वो उपलब्ध नहीं हुई तो जनता ने राज्य के प्रति विद्रोह करना शुरू कर दिया और उसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप निकल कर आए मूल अधिकार। मूल अधिकार की परिकल्पना जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंग्लैंड से इसकी उत्पत्ति एक तरह से हुई। सन 1215 ईस्वी में वहाँ पर जो सम्राट जान थे उन्होंने लोगों को कुछ अधिकार जो हैं प्रदान किए। तो अधिकार पत्र के माध्यम से जो अधिकार प्रदान किए तो उन को जो है एक तरीके से मूल अधिकार की उत्पत्ति वहाँ से माना जाता है। साथियों, उसके बाद में आगे चल कर के हम बात करेंगे तो सन 1869 ईस्वी में जो है बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से लिखित रूप से लोगों को मूल अधिकार प्रदान कर दिए गए ब्रिटेन में। साथियों, उसके बाद बात करते हैं हम फ्रांस की। अगर बात करें तो फ्रांस में सन 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र नाम से जो है मूल अधिकार लोगों को प्रदान किए गए, वहाँ की जनता को। जो अधिकार साथियों जो हैं वहाँ पर नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकारों के रूप में इन अधिकारों को स्थान मिला। लेकिन अगर हम बात करें कि ये विधिवत रूप में मूल अधिकारों के नाम से कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, तब सबसे पहला नाम आता है अमेरिका का। अमेरिका का जब संविधान साथियों बन रहा था तो वहाँ पर मूल संविधान में जो है मूल अधिकारों को कोई स्थान नहीं दिया गया। उसके बाद में प्रथम 10 संवैधानिक संशोधन हुए जिनके माध्यम से वहाँ पर मूल अधिकार लोगों को प्रदान किए गए। अमेरिका में भी इनको प्राकृतिक एवं जो है नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकारों के रूप में ही स्थान दिया गया है। और उसके बाद में चूँकि वहाँ पर जब मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट आया तो उस समय पर वहाँ पर कोई निर्बंधन की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे वहाँ पर अव्यवस्था उत्पन्न होने लगी। हर व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का दुरुपयोग करने लगा। इसी के परिणाम स्वरूप साथियों क्या हुआ, वहाँ पर राज्य शक्ति का सिद्धांत वहाँ के उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया, जिसके माध्यम से मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाने की व्यवस्था अमेरिका के संविधान में की गई। अब चूँकि जब हम भारत में आते हैं तो भारत की बात करने से पहले पूरे एक समूचे वैश्विक परिदृश्य की हम बात कर लें तो इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे प्राकृतिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, अप्रतिदेय अधिकार, मानव अधिकार, मूल अधिकार। तो भारत के कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि जब भारत का संविधान बना तब हमने चूँकि कहीं से नीति निर्देशक तत्व ले लिए, कहीं से मूल अधिकार ले लिए, कहीं से संसदीय प्रणाली ले ली, तो उसी क्रम में हमने जो है मूल अधिकार जो लिए वो अमेरिकन संविधान से प्रेरित होकर के लिए और भारत के संविधान में ही मूल अधिकारों को अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक स्थान हमने दे दिया भारतीय संविधान में। अब हमने मूल अधिकार तो बनाए, लेकिन हमने अमेरिका की बात जो उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस नहीं वहाँ पर लगाए थे प्रारंभ में, हमने क्या किया, साथ में ही उसके साथ निलंबन या निर्बंधन लगाने की व्यवस्था को एज इट इज़ जो है कहीं ना कहीं मेंशन कर दिया हमने साथियों, जो कि हम आपको सेकंड पार्ट में बताएंगे। तो अब भारत की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो है चूँकि लिए तो ये अधिकार अमेरिका के संविधान से गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फॉलो करने की जो प्रक्रिया है उसको जो अपनाया गया है वो अपनाया गया है हमारे यहाँ ब्रिटेन के संविधान की बात। क्योंकि जो ब्रिटेन का संविधान है वहाँ पर भी माना गया है कि जो मूल अधिकार हैं वो किसी व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं और कहीं ना कहीं भारत में भी इसी संकल्पना पर कार्य किया जाता है। यहाँ भी माना जाता है कि किसी व्यक्ति को मानव होने के नाते ये अधिकार मिले हैं क्योंकि ये अधिकार उसके जो हैं बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अब साथियों, सबसे पहले इसमें एक केस आया था गोलकनाथ का। तो गोलकनाथ का जो केस आया था उसमें भी ये बात कही गई थी, भारत के उच्चतम न्यायालय महोदय ने ये कहा कि जो मूल अधिकार हैं वो नैसर्गिक अधिकार हैं, अप्रतिदेय अधिकार हैं। ठीक है, तो इनको भी नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार के रूप में भारत में एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद में साथियों एक केस और आया था, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का। तो उस केस में भी ये बात कही गई जो मूल अधिकार हैं वो जो स्वतंत्रता के का एक तरीके से गहन उद्गम है। ठीक है, स्वतंत्रता के संघर्ष का गहन उद्गम है। जब स्वतंत्रता का संघर्ष हुआ तो उसी के परिणाम स्वरूप जो है मूल अधिकारों की
उत्पत्ति हुई। कहीं ना कहीं मेनका गांधी के बाद में भी ये बात कही गई। उसके बाद में साथियों एक केस और आया एम नागराज का बनाम भारत संघ का। तो इस केस में भी ये बात कही गई कि जो मूल अधिकार हैं वो राज्यों ने कोई दान के रूप में नहीं दिए हैं नागरिकों को, बल्कि वो लोगों को इसलिए प्राप्त हैं क्योंकि वो मानवीय रूप में हैं। अब साथियों इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि भारत में भी विधि शासन की स्थापना की गई है। व्यक्ति का शासन नहीं होगा, शासन किनका होगा? विधि का। अब जब विधि का शासन होगा तब कहीं न कहीं अगर व्यक्ति को मूल संकल्पनाएं जो हैं वो न प्रदान की जाएं उनके मानव होने के लिए, तब विधि शासन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। तो इसलिए विधि शासन की स्थापना करने के लिए ही मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है साथियों कहीं न कहीं। उसके बाद में हम बात करें, दो तरीके के हित होते हैं। एक तो व्यक्ति का व्यक्तिगत हित होता है, पर्सनल इंटरेस्ट होता है। दूसरा होता है सोशल इंटरेस्ट अर्थात सामाजिक हित का। अब व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में अगर टकराव हो जाएगा तब मूल अधिकारों की स्थिति क्या होगी? तो साथियों हमको याद होना चाहिए कि सामाजिक हित को लागू कराने का भी भरपूर प्रयास किया जाता है। आपको मूल अधिकार वहीं तक प्राप्त है जहां तक आप दूसरे के मूल अधिकारों में हस्तक्षेप न करें। अगर कहीं पर भी आप किसी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के लिए आप किसी दूसरे के मूल अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं, न्यून करने की कोशिश करते हैं, तब आपके मूल अधिकार वहीं पर समाप्त हो जाते हैं साथियों। अब आधुनिक युग में तो मूल अधिकारों का स्थान जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत बहुत ज़्यादा विस्तृत निर्वचन जो है हमारी न्यायपालिका के द्वारा कर दिया गया है। उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें आर्टिकल 21 की। अब आर्टिकल 21 में क्या कहा गया था कि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को अगर हमको छीनना है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। लेकिन अब आर्टिकल 21 जो है इतना ज़्यादा विस्तृत रूप हो गया, जिसमें जैसे शिक्षा का अधिकार, पर स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, आपका शिक्षा का अधिकार, फुटपाथ पर व्यवसाय करने का अधिकार, अर्थात विभिन्न अधिकारों को आर्टिकल 21 में समाहित कर दिया गया है, मूल अधिकार के रूप में है साथियों। उसके बाद में अभी नया जैसे मामला आया था निजता के अधिकार को भी मूल अधिकार को भी साथियों मूल अधिकार के रूप में जो है मान्यता प्रदान कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, एक वैश्विक आपके आधुनिक परिदृश्य में काफ़ी ज़्यादा विस्तार होता जा रहा है मूल अधिकारों का। उसके बाद में हम आर्टिकल 32 की बात करें जिसमें रेट अधिकारिता की बात है, तो इसमें भी जैसे सुनील बत्रा का केस हो गया, जिसमें ये कहा गया था कि अगर जेल में निरुद्ध कोई व्यक्ति है तो उसके साथ में बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा। या फिर हुस्नारा खातून का वाद आ गया तो आर्टिकल 32 का विस्तार उसमें बहुत ज़्यादा वाइडर लेवल पे मतलब जो है कहा गया कि कारागार में अगर कोई व्यक्ति है तो वहाँ पर भी 32 का विस्तार होता है। तो इस तरीके से अगर प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात करें, वर्तमान परिदृश्य की बात करें साथियों, तो जो मूल अधिकार हैं वो एक तरीके से अपने आप में एक छोटा मोटा संविधान बन चुके हैं, उनका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो साथियों ये हमारा उद्देश्य था, लेकिन आपको साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि ये अधिकार आत्यंतिक नहीं है। इन अधिकारों को ऐसा नहीं कि आपको मूल अधिकार दे दी गया, आपको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, आप जो चाहें वो करें। इन पर कुछ न कुछ निर्बंधन या इनके निलंबन की भी कहीं न कहीं व्यवस्था की गई है। अब उस व्यवस्था के बारे में हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे साथियों। तो कैसा लगा आज का आपको हमारा ये वीडियो, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।